हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो नॉर्मन्स थे वो इंग्लैंड में आए, किस तरह उन्होंने जो इंग्लैंड था उस पर विक्ट्री हासिल की। मतलब कि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पिछली वाली वीडियो में कवर कर दिया था। अब जब जो नॉर्मन्स थे, इन्होंने इंग्लैंड पे विक्ट्री हासिल कर ली थी, उनके विक्ट्री हासिल करने के बाद विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जो थे, उनके राजा बनने के बाद नॉर्मन्स का इंग्लैंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को इन्फ्लुएंस किया या किस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को प्रभावित किया। वही सारा मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। दूसरा हम और क्या पढ़ेंगे कि जो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था, इसका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हुआ। ये दो चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी। गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने इंग्लैंड को कैसे प्रभावित किया, कैसे इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले तो वही है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड ओल्ड इंग्लिश कन्फाइंड टू द लोअर क्लासेस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो नॉर्मन्स थे, उनकी जो मेन लैंग्वेज थी वो फ्रेंच बोलते थे। जब वो आके फ्रेंच में सेटल हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सीख लिया था, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशन को, मतलब वो उसमें अच्छी तरह से रच बस गए थे। अब उन्होंने जो वो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको अडॉप्ट कर लिया। जब वो इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड के राजा बने विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, ऑटोमेटिकली जो फ्रेंच थी वो एक मेन लैंग्वेज बन गई थी, क्योंकि जो रॉयलिटी थी वो सारी फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करती थी। इसीलिए जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो मेन लैंग्वेज बन गई। और लॉ के लिए, मतलब जितने भी ऑफिशियल काम होते थे उनमें सब में फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा। जो ओल्ड इंग्लिश थी, अब ओल्ड इंग्लिश को जब उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई तो ये जो ओल्ड इंग्लिश है यह सिर्फ लोअर क्लासेस तक ही कन्फाइन होकर रह गई। आगे क्या हुआ, सेकंड इम्पैक्ट क्या बना इसका कि न्यू फ्यूडल सिस्टम इंट्रोड्यूस, कि जब ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, नॉर्मन्स ने आकर क्या किया, नए फ्यूडल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सामंतवादी, सामंतशाही को। तो फ्यूडल सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फ्यूडल सिस्टम से क्या हुआ, एक तो जो सोसाइटी थी उसमें हायरार्की आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो राजा था, राजा वहाँ के जो किंग थे, किंग को सुप्रीम रूलर बना दिया गया, और जितनी भी वहाँ की लैंड थी, जितनी भी वहाँ की ज़मीन थी, वो सब राजा के पोजेशन में आ गई। मतलब कि उस जो इंग्लैंड की ज़मीन थी उसकी जो मेन रूलर थे वो ऑटोमेटिकली कौन बन गए, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, मतलब कि किंग वहाँ के मेन रूलर बन गए। अब क्या हुआ, जो किंग थे, किंग क्या करते थे, अपने वेसल्स को जो फिफ किसको बोलते हैं, लैंड को, ज़मीन का टुकड़े, ज़मीन का हिस्सा कुछ, और वेसल्स क्या होता है, जागीरदार। कि अब क्या होता था कि जो राजा था, राजा अपने जागीरदारों को, अपने वेसल्स को ज़मीन के कुछ हिस्से देता था। तो आगे ये जो ज़मींदार होते थे, जागीरदार होते थे, ये क्या करते थे, उनसे आगे जो उनसे छोटे जागीरदार हैं, वो जो ज़मीन राजा ने जागीरदारों को दी है, वो जागीरदार क्या करते थे, अपने से छोटे ज़मींदारों को, 2-3 ज़मींदारों को वो ज़मीन थी जो आगे सब डिवाइड कर देते थे। मतलब क्या है, वो जो ज़मीन किंग ने जागीरदारों को दी है, वो जागीरदार आगे उस ज़मीन को लोगों में बांट देते थे। लोगों में बांटने का मेन मकसद क्या होता था कि वो जो लोग हैं वो उस ज़मीन के ऊपर काम करेंगे और वो जागीरदारों को टैक्स देंगे या ज़मींदारों को पे करेंगे, और वो जो जागीरदार हैं वो राजा को पे करेंगे। मतलब क्या है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया था काइंड ऑफ राजा के लिए, क्योंकि जितने भी लोग उस ज़मीन पर काम करेंगे ऑटोमेटिकली राजा को उसकी पेमेंट मिलती रहेगी। उसी टाइम पे और क्या हुआ कि जी, ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के एग्जैक्ट बाद क्या हुआ कि जो नॉर्मन की जो आर्मी, नॉर्मन आर्मी थी, विलियम की जो आर्मी थी, उसने क्या किया था, इंग्लैंड में तबाही मचानी शुरू कर दी थी।
तो उस तबाही के कारण जो इंग्लैंड था उसकी इकोनॉमी पर बड़े ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े थे। सो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े थे उस पर, बट जल्दी ही क्या हुआ कि जो नॉर्मन्स थे उन्होंने काफ़ी सारे नए टाउन्स को फाइंड आउट कर लिया, वहाँ पर लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद वो जो उनकी इकॉनमी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा था वो उसकी जल्द ही भरपाई कर दी गई, और नए टाउन को, नए पीपल्स को इंग्लैंड के जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया, और उनको अपने पॉपुलेशंस में, अपने इंग्लैंड के जो सिटीज़ थी उनमें मिक्सअप कर दिया गया। सो वहाँ से उनकी वो जो भरपाई थी इकॉनमी की, वो पूरी भरपाई हो गई थी, मतलब कि उनकी जो लॉस हुआ था उसकी भरपाई हो गई थी। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह ये जो दो इन्फ्लुएंस हुए थे। थर्ड हमारा क्या हुआ, थर्ड इन्फ्लुएंस क्या था कि चेंजेस इन लीगल प्रैक्टिस। चेंजेस इन लीगल प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस में चेंजेस किस तरह से आए थे कि ये जो जस्टिस था, जस्टिस किसके अंडर आ गया था, वो भी किंग के अंडर आ गया था। जितने भी, अगर कोई गुनाह करता है, कोई कुछ भी करता है, उसके लिए जस्टिस कौन करेगा, राजा करेंगे। सो जब जस्टिस राजा के अंडर आ गया, किंग के अंडर आ गया, तो किंग ने उस टाइम पे क्या किया कि जो विक्टिम होते थे, पहले विलियम से पहले क्या था कि जो विक्टिम थे जिन्होंने कुछ गुनाह किया है उनके लिए क्या किया जाता था कि उनको कंपनसेशन मिलती थी। तो कंपनसेशन मतलब क्या कि अपने गुनाह के लिए वो काम करेंगे और उनका गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। बट अब जब विलियम आए, विलियम ने क्या किया कि कंपनसेशन को डिक्रीज़ कर दिया और उनके फ़ाइन को इंक्रीज़ कर दिया। किसी ने कोई गुनाह किया उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगी, उनको क्या होगा, फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब उनको फ़ाइन पे करना पड़ता था। तो आगे क्या हुआ था, फ़ाइन जब उनको पे करना पड़ता था तो एक तो ये वाला इम्पैक्ट आ गया कि उनको फ़ाइन पे करना पड़ा। सो दूसरा क्या हुआ, जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट था कि चेंजेस इन लीगल प्रैक्टिस। लीगल प्रैक्टिस में जब चेंजेस आए, लीगल प्रैक्टिस में चेंज आने का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो लोगों को जो फ़ाइन था, फ़ाइन पे करना पड़ता था। ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ये जो वहाँ की जनता थी वो इस चीज़ से काइंड ऑफ एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि हर चीज़ के लिए उनको अब फ़ाइन पे करना पड़ता था। सो नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, न्यू बिल्डिंग्स प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। न्यू बिल्डिंग प्रैक्टिसेस इन इंग्लैंड मतलब क्या हुआ कि उस टाइम में जाकर इंग्लैंड में नई नई जो बिल्डिंग्स थी वो बनानी शुरू कर दी गई थी। सो विच प्रोवाइडेड द किंगडम विद ग्रैंडियस इक्लिस्टिकल एंड मिलिट्री मोनूमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जब बिल्डिंग प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया तो जो किंगडम था, किंगडम में नई नई गिरजाघर बनवाए गए, मिलिट्री मोनूमेंट्स बनाए गए। सो सबसे जो क्या हुआ था, एक जो मेन उस टाइम पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी वो क्या था कि द टावर ऑफ लंदन। दे क्रिएटेड इम्पोर्टेंट कासल, मतलब कि उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कासल को बनाया था जिसका नाम था द टावर ऑफ लंदन। मतलब कि अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट उनका पड़ा था तो कुछ पॉजिटिव भी थे। जैसे कि नेगेटिव में हमने क्या क्या काउंट किया, एक तो जो ओल्ड इंग्लिश थी वो ख़त्म हो गई, फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसके कारण जो छोटे लोग थे, कॉमन लोग थे काम करने वाले, उनका शोषण ज़्यादा होने लग गया था। लीगल प्रैक्टिस में चेंजेस आ गए थे, अब जो लीगल प्रोसीडिंग थी वो भी किंग के अंडर आ गई थी, उसके कारण भी लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था। बट ये जो बिल्डिंग प्रैक्टिस हुई थी ये थोड़ा पॉजिटिव हम ले सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव भी हुआ था। उस टाइम पे टावर ऑफ लंदन उन्होंने बनाया था जो उस टाइम की एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी थी। नेक्स्ट इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो नॉर्मन्स थे सीज वेल्थ एंड लैंड्स फ्रॉम द इंग्लिश चर्च, कि नॉर्मन्स ने क्या किया था, इंग्लिश चर्च से जितनी भी उनकी वेल्थ थी, जितनी भी उनकी लैंड थी वो सब सीज कर ली थी, अपने पास जब्त कर ली थी। एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ चर्च कोर्ट इन इंग्लैंड, और उन्होंने चर्च कोर्ट्स इन इंग्लैंड का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। सो ये तो सब हो गए कि नॉर्मन्स के इंग्लैंड के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ था, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। सो उसके बाद हम बात करेंगे कि नॉर्मन इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज,
कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर नॉर्मन्स का क्या असर हुआ था। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड प्रेस्टीज, कि फ्रेंच लैंग्वेज थी वो लॉ की लैंग्वेज बन गई थी और प्रेस्टीज मतलब कि प्रतिष्ठा वाली लैंग्वेज उसको माना जाने लगा था। ऐसा माना जाता था कि जितनी भी हाई क्लासेस हैं, हाई लोग हैं, रॉयल लोग हैं, वो सब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने लगे थे, फ्रेंच लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था। इंग्लिश ग्रेजुअली डिसअपियर्ड एज अ रिटन लैंग्वेज। पहले नॉर्मन से पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था, बट जब नॉर्मन्स आए तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज फेमस हो गई थी, लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलनी शुरू हो गई थी। इसीलिए जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली डिसअपियर होनी शुरू हो गई थी। अब इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहले लिटरेचर लिखा जाता था वो लिटरेचर लिखना इन्होंने बंद कर दिया था। और क्या हुआ कि जो ग्रामर थी वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गई थी, क्योंकि जो लोग थे जिनको इंग्लिश आती भी नहीं थी तो वो क्या करते थे, अपने कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने इजी वे, उन्होंने सिंपलेस्ट वे ढूंढ लिए थे। मतलब क्या हुआ, जो ग्रामर थी, ग्रामर के ऊपर प्रॉपर उन्होंने फोकस नहीं किया, ग्रामर को बड़ा ही सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब जिन लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो किसी ना किसी तरह से तोड़ मोड़ कर उन्होंने क्या किया, अपने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था। इस तरह जो ग्रामर थी वो बिल्कुल ही सिंपल हो गई थी। ग्रामर का मतलब इतना कोई मेन रोल उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश चेंज्ड, कि इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो चेंज हो गई थी। चेंज क्या हुई, काफ़ी सारे जो फ्रेंच वर्ड्स थे, फ्रेंच वर्ड्स को इंग्लिश में इन्होंने कोलैबोरेट कर दिया। उससे क्या हुआ, जब फ्रेंच वर्ड्स थे जो इंग्लिश में मर्ज होना शुरू हो गए तो उससे इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो भी चेंज हो गई। और क्या हुआ, जो इंग्लिश मैन थे become desirous to learn the language of ruling class. A large number of them learn French or Latin. मतलब कि अब जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने जब देखा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है और जो लैटिन लैंग्वेज है वो मेन लैंग्वेज है, हर कोई उनको ही यूज़ करता है, वो मेन मतलब कि उसको एक हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना जाता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने भी फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया था। आगे क्या था, नॉर्मन कॉन्करर्स हैड टू लर्न इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इट इनटू लैटिन। मतलब कि अब इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर और क्या असर हुआ कि जो फ्रेंच कॉन्करर्स थे उनको अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी हो गई थी। इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी किस लिए हुई थी, क्योंकि पहले सब जो काम था, लॉ वगैरह का जितने भी काम होते थे वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में थे। जितना भी रिटन में था कि मतलब कि जितने भी कानूनी काम रिटन में उनके पास जो लिखे हुए थे कि किसके लिए क्या प्रोसीडिंग होगी, वो सब किस लैंग्वेज में थे, इंग्लिश लैंग्वेज में, ओल्ड इंग्लिश में लिखे हुए थे। अब जो नॉर्मन्स थे उनको इंग्लिश सीखना कंपलसरी इसलिए हो गया ताकि वो उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख सकें। आगे क्या हुआ, उस टाइम में इसी कारण जब ये नॉर्मन्स थे इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू किया तो उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ कि काफ़ी सारे वर्क्स को, काफ़ी सारे लिटरेचर को इंग्लिश से लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। मतलब कि उस टाइम में काफ़ी सारी ट्रांसलेशंस आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा क्या हुआ था कि जो अपर और मिडिल क्लासेस थी अब वो बाइलिंगुअल हो गए थे, क्योंकि बाइलिंगुअल क्या होता है, जिनको दो भाषाएं आती हैं, अब वो बाइलिंगुअल बन गए थे। बाइलिंगुअल कैसे, एक तो वो फ्रेंच जरूर सीखते थे, लैटिन जरूर सीखते थे, और अब थोड़ा बहुत कभी वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेते थे अगर मन होता था तो। अदरवाइज जो मेन दो लैंग्वेजेस थी वो कौन सी बन गई थी, फ्रेंच और लैटिन। ये आपका इन्फ्लुएंस था कि किस तरह जो नॉर्मन्स हैं उनका इंग्लिश के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ। अगर हम देखें तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद तो इंग्लिश लैंग्वेज एक तरह की बिल्कुल ही डिसअपियर हो गई थी और जो मेन रूलिंग लैंग्वेज हो गई थी वो कौन सी थी, फ्रेंच और लैटिन। गाइज़ आज की वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगी। आगे की जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे अब तक मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि नॉर्मन्स कौन थे,
कैसे वो इंग्लैंड में आए, कैसे उन्होंने वहाँ पे विक्ट्री हासिल की, उनके आने का इम्पैक्ट क्या हुआ, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इन्फ्लुएंस किया। अब ये जो टाइम पीरियड था, ये अगर हम स्टार्टिंग से देखें 5th सेंचुरी से लेकर 1340 तक का टाइम पीरियड है, जिसकी मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है। तो अब ये जो टाइम पीरियड था, इसको आगे 2 एजेस में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको आपने सुना भी होगा कि ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जो है उसका टाइम पीरियड क्या है, जैसे ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड हम मानते हैं 5th सेंचुरी से लेकर 1150 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम ओल्ड इंग्लिश में काउंट करते हैं, और 1150 से लेकर 1340 तक का जो टाइम है उसको हम मिडल इंग्लिश में काउंट करेंगे। सो अब जब आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया, पता लग गया कि नॉर्मन कैसे आए, क्या हुआ, उसके बाद अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओल्ड इंग्लिश बताऊंगी, ओल्ड इंग्लिश एक्सप्लेन करूंगी कि ओल्ड इंग्लिश में क्या था, कौन कौन से मेन वर्क्स हुए थे, कौन कौन से मेन राइटर्स थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। So I hope you understand the video well, you understand everything whatever I told you guys, or in case if you have any doubt or if you have any problem, you can ask me in the comment section below, and please don't forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching the video guys. Thank you so much.